नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, कल हमने उपयोगिता बताया था आपको और इसके साथ साथ हमने आपको गणनावाचक दृष्टिकोण के बारे में बताया था। आज ये यूटिलिटी का पार्ट सेकंड है। इसमें हम बात करेंगे क्रमवाचक दृष्टिकोण के बारे में। तो जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है उसके प्रतिपादक हिग्स हैं। ठीक है साथियों, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप सभी को हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो जैसे कि जब गणनावाचक दृष्टिकोण हमने कल पढ़ाया था आपको, तो उसमें क्या था कि जो उपयोगिता थी, उपयोगिता को मार्शल ने जो है संख्यावाचक रूपी संख्याओं में मापा था। ठीक है, लेकिन क्रमवाचक दृष्टिकोण में हिग्स ने कहा कि जो उपयोगिता है, उपयोगिता मापनीय नहीं है। ठीक है, उपयोगिता मापनीय नहीं है। ठीक है, इन्होंने उपयोगिता को मापनीय नहीं माना है। इसके पीछे इन्होंने कुछ तर्क दिए हैं हिग्स ने कि हम उपयोगिता को नहीं माप सकते। जैसे कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ठीक है, यानी हिग्स ने क्या बताया कि जो उपयोगिता है वो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ठीक है, इसलिए हम उपयोगिता को माप नहीं सकते। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो किसी व्यक्ति ने मतलब यहाँ दो तीन व्यक्ति हैं, मान लो आशा, ठीक है, सीता, गीता, राम, श्याम। ठीक है, ये 5 व्यक्ति हैं। अब ये किसी वस्तु का उपभोग करते हैं। ठीक है, ये किसी वस्तु का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो इन सबकी जो उपयोगिता होगी वो क्या होगी? इन सबकी उपयोगिता डिफरेंस होगी, मतलब सबकी उपयोगिता अलग अलग होगी। तो वही कहा है एक साहब ने कि जो उपयोगिता है वो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, क्योंकि जो जिस वस्तु का ये उपभोग कर रहे हैं पांचों, हो सकता है किसी के लिए, मान लो आशा के लिए उस वस्तु की उपयोगिता अधिक हो, सीता के लिए उस वस्तु की उपयोगिता कम हो, गीता के लिए ज्यादा हो, राम के लिए कम हो, या फिर श्याम के लिए बहुत ज्यादा हो। तो इस तरह से उपयोगिता डिपेंड करती है कि व्यक्ति को उस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, यानी कि जो उपयोगिता है वो किस पर डिपेंड करती है? वो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ठीक है, इसको इसलिए इसने कहा है कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इसके साथ साथ एक बात और कही है कि मनोवैज्ञानिक धारणा है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे अभी हमने ये एग्जाम्पल दिया कि ये जो यहाँ 5 व्यक्ति हैं, इनकी जो उपयोगिता है ना, वो कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग उपयोगिता हो सकती है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग उपयोगिता हो सकती है। तो ये तर्क किसने दिए हैं? ये तर्क हिग्स ने दिए हैं। और इन्होंने एक तर्क और दिया है कि जो मार्शल ने उपयोगिता को मापा, मार्शल ने उपयोगिता को किस में मापा? मार्शल ने उपयोगिता को मुद्रा रूपी, मतलब मुद्रा की इकाइयों में मापा। ठीक है, मुद्रा की इकाइयों में मापा। अब आपने देखा होगा कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है, यानी कि तेजी आती है, तो जो मुद्रा की जो कीमत होती है वो क्या होती है? गिर जाती है। ठीक है, और जब मंदी आती है तो मुद्रा की कीमत कैसी होती है? बढ़ जाती है। तो जो मुद्रा है ना, ये एक प्रमाणिक पैमाना नहीं है उपयोगिता को मापने का। प्रमाणिक पैमाने का मतलब क्या होता है? प्रमाणिक पैमाने का मतलब होता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे मुद्रास्फीति हो यानी कि तेजी हो या मंदी हो, लेकिन जो मूल्य है ना किसी वस्तु का, वो मूल्य वही रहना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने 1 kg वेट किया, ठीक है,
1 kg वेट किया। अब 1 kg वेट जो है ना, इसको आप कहीं भी कर लीजिए पूरी अर्थ पर, यानी कि पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। इसका जो पैमाना है वो कभी चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो पैमाना है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, ठीक है। तो लेकिन उपयुक्तता का जो पैमाना मार्शल ने बताया, मुद्रा की इकाइयों में जो मापा था, वो पैमाना कैसा है? प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। इसलिए हिग्स ने मार्शल के गणनावाचक जो दृष्टिकोण है उसको खारिज किया है, ठीक है। तो इन सब बातों के आधार पर हिग्स ने क्रमवाचक दृष्टिकोण दिया है। और इन्होंने सबसे पहली बात कही है कि मुद्रा को उपयुक्तता मापनीय नहीं है, ठीक है। इन्होंने उपयुक्तता विश्लेषण के स्थान पर तटस्थता वक्र विश्लेषण की रीति निकाली। कौन सी? तटस्थता वक्र विश्लेषण। जब हम आपको इंडिफरेंस कर पढ़ाएंगे, यानी कि तटस्थता वक्र पढ़ाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। आप अभी सिर्फ क्रमवाचक दृष्टिकोण को समझिए। अब ये बताते हैं कि ये नई रीति किसने निकाली? ये नई रीति निकाली जो है हिग्स साहब ने। और इस रीति के तहत इन्होंने बताया कि उपयोगिता को मापने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उपयोगिता क्या करती है? उपयोगिता को हम एक ऑर्डर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ऑर्डर दे सकते हैं, यानी कि सीक्वेंस दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? जैसे कि प्रथम, ठीक है, द्वितीय, तृतीय। अब ये जो इन्होंने जो ऑर्डर दिया है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो द्वितीय है ना, द्वितीय ये प्रथम से अधिक है और तृतीय द्वितीय से अधिक है। ये बात हमें पता चल रही है, लेकिन हमें एग्जैक्ट ये पता नहीं पड़ रहा है कि प्रथम से द्वितीय कितना अधिक है और द्वितीय से तृतीय कितना अधिक है। यानी कि हम इनको क्रमवाचक संख्याओं में कह सकते हैं, लेकिन इनकी हम गणना नहीं कर सकते। इनको ना तो हम जोड़ सकते हैं और ना इनका हम अंतर बता सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट ये पता नहीं है कि प्रथम से द्वितीय कितना अधिक है और द्वितीय से तृतीय कितना अधिक है। केवल एक ये सीक्वेंस है, ठीक है, एक ऑर्डर है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? क्रमवाचक दृष्टिकोण। यानी कि इसको हम एक क्रम दे सकते हैं। ये क्रम ही तो है, एक क्रम ही तो है कि दूसरा जो है वो पहले से अधिक है और तृतीय जो है वो द्वितीय से अधिक है, ठीक है। अब ये बात किसने कही थी? ये बात हिग्स ने कही थी। तो आप सभी को क्रमवाचक दृष्टिकोण बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि उपयोगिता के प्रकार। हमारा चैप्टर जो उपयोगिता चल रहा है, हमने आपको इसमें कार्डिनल अप्रोच, यानी कि गणनावाचक सिद्धांत, गणनावाचक दृष्टिकोण या सिद्धांत, कुछ भी कह सकते हैं आप, दृष्टिकोण जो कि मार्शल ने दिया, ठीक है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि उपयोगिता क्या होती है, ठीक है, उपयोगिता क्या होती है। और आज की क्लास जो हमारी है, इसमें हमने आपको बताया ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण, और ये हमें दिया है हिग्स साहब, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारी खत्म होती हैं, उपयोगिता, गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। अब आगे हम बात करेंगे कि जो उपयोगिता होती है, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? उपयोगिता के प्रकार, उपयोगिता के प्रकार, ठीक है। तो उपयोगिता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि उपयोगिता दो प्रकार की होती है। नंबर एक, सीमांत उपयोगिता, और नंबर दो जो हमारी होती है कुल उपयोगिता, ठीक है। तो ये दो प्रकार की उपयोगिता पाई जाती है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है और कुल उपयोगिता क्या होती है। तो
हम इन दोनों में एक संबंध भी होता है। उस संबंध के द्वारा हम आपको बताएंगे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या होती है, दोनों को एक साथ बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ एक चित्र बनाएंगे। ये हमारी कुल उपयोगिता, ऊपर कुल उपयोगिता, और नीचे हमारी सीमांत उपयोगिता। ठीक है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, ये हमारा ओ है, ये हमारा ओ है। ठीक है, तो कुल उपयोगिता का जो ग्राफ होता है वो, कलर चेंज कर लेते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, और हमारी जो सीमांत उपयोगिता होती है, ये हमारा टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता, और ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता। ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, दोनों चित्रों को हमने एक चित्र में बना लिया है। ये वस्तु की इकाई है। ठीक है, यानी क्वांटिटी, और यहाँ भी हमारी वस्तु की इकाई है, वस्तु की इकाई। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध है। इस ग्राफ से आपको क्या समझ आ रहा है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक होती है, देखो यहाँ ये क्या है, यहाँ ये इससे नीचे इससे ऊपर क्या है, इतनी जो एरिया है इसकी, ये वाली क्या है, ये वाली एरिया पॉजिटिव है। ठीक है, इसके नीचे जाके ये कैसे हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, और इस पॉइंट पर ये क्या है, शून्य यानी कि जीरो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, यहाँ से ये बढ़ रही है। यहाँ पर क्या है, ये अपने अधिकतम पॉइंट पे है, मैक्सिमम पॉइंट पर है। मैक्सिमम पॉइंट के बाद ये क्या होती है, डाउन जाने लगती है यानी कि गिरने लगती है। तो ये तीन रिलेशन इसमें होते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, तब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है। ठीक है, ये हमारा पहला संबंध हो गया। दूसरा संबंध होता है कि जब एमयू किसके बराबर हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है, यानी कि इस वाले पॉइंट पर देखो, जब ये बढ़ रही है, जब ये पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गई, यानी कि उस समय मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पर पहुंच जाती है, या फिर हम ये कहें कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता जब जीरो पर पहुंच जाती है, तो जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होती है, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होती है, मैक्सिमम पॉइंट पर होती है, अधिकतम होती है, उससे आगे नहीं जा सकती। फिर तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस होता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, तब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, तब टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है यानी कि डाउन जाने लगती है। ठीक है, ये अधिकतम है, अधिकतम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता है, कुल उपयोगिता का होती है कि जितनी भी हमने जितना भी हमने उपभोग किया किसी वस्तु का, ठीक है, तो उन सबका जोड़ क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता कहलाता है, कुल उपयोगिता कहलाता है। और सीमांत उपयोगिता क्या होता है, सीमांत उपयोगिता जब हम किसी चीज का उपभोग कर रहे होते हैं तो एक और इकाई का उपभोग करने से, एक और इकाई का उपभोग करने से जो उपयोगिता हमें प्राप्त होती है वह क्या होती है, वह सीमांत उपयोगिता होती है। जैसे कि मान लो आपने
एक सेब का जो है उपभोग किया, तो इसकी यूटिलिटी मान लो 40 है, ठीक है। अब अगले सेब का उपभोग किया आपने, मान लो उसकी यूटिलिटी मान लो 60 है। क्यों? क्योंकि देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? अब सीमांत उपयोगिता गिर रही है, तो इसकी अगली इकाई है इसकी सीमांत उपयोगिता क्या आएगी? 60 माइनस 40 बराबर 20। समझ आ गया? देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन हमारी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? गिर रही होती है, ठीक है। तो आई होप आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध, और कुल उपयोगिता क्या होता है और सीमांत उपयोगिता क्या होता है, ये दोनों चीजें आपके समझ आ गई होंगी। तो साथियों, कल हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो साथियों, कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।